नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 की। बैंकिंग और वित्त व्यवस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को लोकसभा ने तो एक दिन के भीतर मंजूरी दे दी, लेकिन राज्यसभा में पेश होने के बाद इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। हालांकि प्रवर समिति ने भी कोई भी संशोधन पेश नहीं किया और अब संसद के दोनों सदनों से यह पारित हो चुका है। आज हम इसी विधेयक से जुड़े तमाम पहलुओं को आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014। और सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा ने 27 अप्रैल को भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। चर्चा के दौरान तकरीबन सभी सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका था। Please, Honorable Minister. Mr. Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill to amend the Payment and Settlement Systems 2007 be as passed by the Lok Sabha and as reported by the Select Committee of the Rajya Sabha be taken into consideration. भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी नेता वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि इससे भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारतीय भुगतान प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाया जा सकेगा। The amendments to the SEC Act proposes to increase transparency and stability of the Indian financial markets in line with globally accepted norms. The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2014 seeks to achieve the following objectives: to provide for netting and settlement finality in the event of insolvency, liquidation or resolution of the central counterparty. समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सरकार से वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों के लिए समग्र कानून बनाने की मांग की। नरेश अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए एक ही नियामक होना चाहिए। एक इस पार्लियामेंट में प्रैक्टिस हो गई है कि हम नासूर को पूरा नहीं खत्म करते, कोई रोग को पूरा न खत्म करके पेन किलर दे देते हैं और हम सोचते कि चलिए एक अमेंडमेंट हो गया और आगे के लिए चालू हो गया। अगर हम कोई सिस्टम, पूरे जो वर्ल्ड का सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम रखते, क्योंकि यहाँ बैंकिंग प्रणाली रिजर्व बैंक के अंडर में है, लेकिन आपके क्लियरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब रिजर्व बैंक के अंदर में नहीं है, क्यों नहीं है? बैंक अगर दिवालिया होने की बात हो रही, आप कहते हैं कि अगर बैंक दिवालिया हो गया या जो क्लियरिंग हाउस से दिवालिया हो गया, तो उस पर दो एक्ट नहीं लागू होंगे, एक बैंकिंग नियमन कानून और दूसरा कंपनी कानून। क्योंकि ये है कि अगर कोई दिवालिया होता है तो पैसे का लेन देन होगा तो सबसे पहले वर्कर्स को मिलेगा, उसके बाद बैंक्स को मिलेगा, उसके बाद और किसी का बकायादार होगा, चौथे पार्ट पे उसको मिलेगा। आपने कहा नहीं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विवेक गुप्ता ने वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड को भी इसके दायरे में लाने की मांग की। बीजेडी सांसद भूपेंद्र सिंह ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। फॉर इन्वेस्टमेंट and there was for globalizations that India want to compete in the world market. This amendment has been brought, but as suggested by other members and also Finance Minister will agree that whatever other suggestions are there, all should accomplish, and there should be a single out bill, a fresh bill, which can both sides, which will also take care of the companies who are not paying back the money. And sir, if a seat unit is declared, the first person what has been told by Naresh ji is to go to the worker. That has to be ensured. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक को पारित करना बेहद जरूरी है। So I am grateful to the honourable members who have all supported this bill, because there is also a recommendation of the Select Committee reporting its support to the bill. I may just clarify, as Mr. Vivek Gupta wanted to know if Visa card and MasterCard are also regulated by this Act. They are, but these amendments don't relate to them.
Similarly, the NPCI is also regulated by this Act, though these amendments don't relate to them. Mr. Bhupender Singh wanted to know whether what is the need of a non-obstantive clause overriding Banking Regulation Act. There is a chapter, in Chapter 3 in the Banking Regulation Act, which deals with the winding up process of the banking companies. Now, when you give primacy to a settlement made under the Payment and Settlement Act, that has to get primacy over those provisions. And therefore, to avoid a conflict, those provisions are overridden. इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सरकार का दावा है कि इन संशोधनों के बाद भुगतान प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं से जुटाई गई राशि को संरक्षण मिलेगा। रज़ाइका मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 जब राज्यसभा में पेश किया गया तो सदन ने इस पर विस्तृत चर्चा की। तकरीबन सभी सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस बिल पर कुछ संशोधन भी सुझाए। सदस्यों का कहना था कि महज संशोधन करने से बेहतर है कि सरकार एक समग्र कानून लेकर आए। Visa card and MasterCards are also behaving like a payment and settlement system, but they are not legislated, as was confirmed by the RBI governor as well. So in future, my request, my suggestion to the Honorable Finance Minister to somehow see that they are also, regulated or observed or something. And VP Singh ji just mentioned about SEBI, but I think he left out the National Payment Corporation of India, which handles all ATM transactions and check transactions. Even they have said during our consultations that they would be requiring a similar. So my request to the Honorable Finance Minister is next time, instead of two bills, if we can get one overarching bill which can combine all of these. I welcome this bill. I support this bill for two main reasons. One, the bill promises to protect the individuals in case of insolvency and bankruptcy. Any foreign investor would like to have this guarantee and this support that his money will be safe when he invests in India. Number two, the bill, it is claimed, is brought to make sure that India is in line with the economically advanced countries in terms of payment and settlements. पूरा वर्ल्ड प्लास्टिक कार्ड पे चल रहा है। विश्व के आज यूरोप में कहीं चले जाएं, अमेरिका में कहीं चले जाएं, अमेरिका प्लास्टिक कार्ड के अलावा तो कुछ नहीं, वहां तो सब पूरी इकोनॉमी की प्लास्टिक कार्ड पे चल रही है, हमारे यहाँ नहीं चल रही है। लेकिन वो प्लास्टिक कार्ड की इकोनॉमी हिंदुस्तान में पूरी तरह लीगल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसा? हमारे यहाँ श्रीमद सेबी भी देख रहा है, रिजर्व बैंक भी देख रहा है। सेबी अलग रेगुलेटर हो गया, जो सेबी अलग रेगुलेट कर रहा है कंपनीज को, और रिजर्व बैंक अलग देख रही है। तो एक चीज के लिए अगर दो तीन कानून होंगे और एक चीज के लिए दो तीन लोग अगर उसके रखवाले हो जाएंगे तो कभी वो सुरक्षित नहीं रहेगा। This act is a very positive legislation for the smooth conduct of payment system, as it recognizes the concept of netting, gives finality of settlement to the transactions and protects the netted transactions settled through recognized payment systems. The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2014 is a legislation that protects the entire financial system and will be instrumental in India's growth in times to come. This bill is a good thing because it deals with insolvency, but there are many times when entities are going to be under stress for payment. They may need a little extra time. Has the minister put in place measures to ensure that they can ride it out? If this is declared, then the faith in that organization will disappear. They will become bankrupt and insolvent naturally. People will lose faith in them. There needs to be some mechanism to prevent that outcome from happening. That's all. और भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 के जरिए सरकार ने 2007 के मूल कानून में संशोधन किया है। सरकार का दावा है कि इसके बाद वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया में ग्राहकों के हितों की रक्षा बेहतर तरीके से की जा सकेगी। भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक के जरिए वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य संस्थानों के दिवालिया होने की हालत में भुगतान के क्रम को बदला गया है। सरकार का दावा है कि इस संशोधन के बाद वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों में ग्राहकों का पैसा डूबने का खतरा कम होगा। सरकार के मुताबिक चेक, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से लेन देन में अगर सेवा देने वाली कंपनी
या क्लियरिंग हाउस दिवालिया होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति या संस्था को पैसा वापसी की व्यवस्था की जाएगी जिसकी रकम क्लियरिंग हाउस के पास है। There is a chapter in chapter 3 in the Banking Regulation Act which deals with the winding up process of the banking companies. Now, when you give primacy to a settlement made under the Payment and Settlement Act, that has to get primacy over those provisions. And therefore, to avoid a conflict, those provisions are overridden. Similarly, in the Companies Act, there is also a priority of payments. That priority of payments has to be overridden in the 2013 Act. Now, you wanted to know whether if 2013 Act has come into force, why is there a reference to the 1956 Companies Act? इस विधेयक का मकसद भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन और रिजर्व बैंक को भुगतान से जुड़े मामलों में प्राधिकारी नियुक्त करना है। इसकी धारा 23 के तहत अगर कोई बैंक या कंपनी दिवालिया होता है तो उस पर बैंकिंग नियमन कानून और कंपनी कानून लागू नहीं होंगे। कंपनी और बैंकिंग कानून के तहत किसी कंपनी के दिवालिया होने पर सबसे पहले टैक्स अथॉरिटी उस कंपनी के कामगारों और जमानत पर कर्ज देने वालों का भुगतान किया जाता है। There are detailed guidelines as far as the RBI is concerned in dealing with this matter, and therefore, notwithstanding those matters, those NPAs are not a subject matter of consideration of the Payment and Settlement Act. It is only if the banking or the financial institution, which is the provider of the service, and which is the system operator, that is the clearing corporations itself, what happens in case of insolvency of those institutions to maintain. अब अगर सेवा प्रदाता यानी क्लियरिंग हाउस दिवालिया होता है तो पहले पैसा उन्हें मिलेगा जिनका धन क्लियर करने के लिए उनके पास था। इसके बाद अगर कोई धनराशि बचेगी तो वो बाकी लोगों में बांट दी जाएगी। इस संशोधन के बाद भारतीय वित्तीय बाजार को ज्यादा पारदर्शिता एवं स्थिर बनाया जा सकता है। इसके अलावा भुगतान से जुड़ी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा। इसमें यह है कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ें, क्या क्या इसमें कहीं क्या कोई कमियां थी, उन कमियों को एड्रेस किया जाए, वो कमियां जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो आई थिंक मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तक जो है चीजें सही नहीं थी, अभी तक चीजें सही थी, लेकिन कुछ कमियां थी, उन कमियों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है और मेरे हिसाब से इसको ये जो है हमें एक ग्लोबल लेवल पे और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर ले आएगा। दरअसल इसे लेकर पहला कानून 2007 में बना था, लेकिन उस कानून में सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं था। अब सेवा प्रदाता भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। 2007 के कानून में उस स्थिति का जिक्र नहीं था जब क्लियरिंग हाउस ही दिवालिया हो जाए। ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता अगर कोई कंपनी है तो उस पर कंपनी कानून लागू होता था और अगर वो बैंक है तो बैंकिंग कानून प्रावधान लागू होते थे। दोनों ही कानूनों के तहत ग्राहक के भुगतान की समस्या जस की तस बनी रहती थी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आरएस टीवी विशेष में बात करेंगे कि आखिर इसमें संशोधन की, इस बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखते रहिए विशेष। खेती के नाम पर तमाम अनुसंधान, फिर भी बेहाल है छोटा किसान। संकट में याद आती है नई तकनीक, लेकिन सुपात्रों तक पहुंच के लिए नहीं है ठोस नीति। प्रयोगशाला से खेत के बीच बरकरार है दूरियां। खेती और तकनीक की जमीनी हकीकत पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Saina Nehwal, the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. The world #2 ranked player is also the first Indian to win the World Junior Badminton Championships and the first Indian to win a Super Series tournament. Saina Nehwal in fact completed a hat-trick Super Series titles in 2010. That same year, she became the first Indian singles player to reach the final of the year-ending Super Series finals, defeating two-time All-England champion and former world #1 Tine Bown in the semis.
watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 अब संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। लोकसभा से मंजूरी के बाद जब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया तो सदन ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया। हालांकि प्रवर समिति ने कोई खास बदलाव नहीं किया, लेकिन बैठकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी। आइए देखते हैं राज्यसभा की प्रवर समिति में क्या चर्चा हुई। भारत के वित्त बाजार में स्थिरता और पारदर्शिता लाने के लिहाज से सरकार ने भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया। सरकार का दावा है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ढालने के लिए इस विधेयक की जरूरत है। लिहाजा सत्ताधारी पार्टी के बहुमत वाली लोकसभा से पेश होने के अगले ही दिन इसे पारित कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में पेश होने के बाद सांसदों ने विस्तृत चर्चा के उद्देश्य से प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। तब इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। बीजेपी सांसद वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय समिति ने इस विधेयक पर विचार विमर्श किया। समिति ने 7 बैठकों के बाद 26 फरवरी 2015 को रिपोर्ट राज्यसभा को सौंप दी। समिति ने मूल विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया। सरकार का दावा है कि इससे देश की वित्तीय संरचना में सुधार आएगा। The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2014 seeks to achieve the following objectives: to provide for netting and settlement finality in the event of insolvency, liquidation or resolution of the central counterparty. Now this is very interesting because netting is very important. If the exposure is large, the netting gives you a sort of a cushion that you don't have to give all the money and it is accepted by everybody. प्रवर समिति ने अध्ययन के दौरान कई पक्षों की दलीलें सुनी। 7 जनवरी को पहली बैठक के बाद समिति ने तय किया कि 10 और 12 जनवरी को दूसरी और तीसरी बैठक में वित्तीय सेवा विभाग और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों से मशवरा करेगी। इसके बाद समिति ने 28 जनवरी को भारतीय उद्योग जगत और बैंक कर्मचारियों के साथ बैठक की। कुल मिलाकर समिति को 6 ज्ञापन मिले। इस दौरान क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेबी के अलावा वित्त बाजार की संस्थाओं से भी मशवरा किया गया। अलग अलग संस्थाओं से समिति को कई सलाह मिली। The governor RBI, in an afterthought, and this is very important, had also put up to the committee some important amendments. Now that was not our mandate, so we thought that we will just put it into the report. It is for the ministry to consider if they are important. रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले 2 सदस्यों ने असहमति के नोट्स लगाए। ईएमएस नचियप्पन और प्रमोद तिवारी ने कुछ प्रावधानों से असहमति जताई। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में लोकसभा ने कई बदलावों के साथ ऊपरी सदन को भेजा था। प्रवर समिति ने जिन संशोधनों पर विचार किया उनमें धारा 2, धारा 23, धारा 23A और धारा 34A शामिल है। इनमें से धारा 23A और 34A मूल अधिनियम में जोड़ा गया, जबकि बाकी 2 धाराओं में संशोधन किए गए। विधेयक पारित होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होगा। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भुगतान और निपटान की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश काफी पुरानी है। सरकार ने 2007 में कानून बनाया था। बदले दौर में यह महसूस किया गया कि इसमें संशोधन की दरकार है, लिहाजा संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए संशोधन विधेयक को पेश किया गया। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने की योजना बनाई।
जिस साल इसके लिए अधिनियम बनाया गया, उसके ठीक बाद दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई। अमेरिका में लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंकों के डूबने के बाद जिस तरह की अनिश्चितता बाकी मुल्कों में फैली, उसके बाद बैंकिंग में ज्यादा सुधार की जरूरत महसूस की गई। भुगतान और बाजार की बुनियादी संरचना पर बनी समिति और सुरक्षा कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर बनी तकनीकी समिति ने इस पर विस्तृत चर्चा की। And if I go to the original act of 2007, which is very important, and if it was the prefix or the sequel of the housing bubble of United States, which peaked in 2006, the exact scale and timing of the recession is debated and varied from country to country. In terms of overall impact, the IMF concluded that it was the worst global recession since World War II. It was also called the Lehman Brothers scam, and the bank went into liquidation. Everybody knows about it. And it had effect not just in the US, in Europe. There were countries which had balance of payment problems, and they went into the red. बैंकों के दिवालिया हो जाने के बाद ग्राहकों के पैसे ना डूबें, इसके लिए कई तरीके अपनाए गए। G20 के मंच पर भारत ने भी इस दिशा में बदलाव लाने की बात की थी। भारत वित्तीय बाजार की बुनियादी संरचना ठीक करने के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय समिति के कार्यसमूह का हिस्सा था। लिहाजा देश में वित्तीय भुगतान और निपटान की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मौजूदा विधेयक को पारित किया गया। अमेरिका के अंदर स्टैंडर्ड सेट हैं, यूरोप की कई इकोनॉमीज के अंदर स्टैंडर्ड सेट है, उस मुकाबले में हम पीछे हैं। हमारा जो है, मैं ये कहूँगा हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम्स उस तरह के नहीं है, बट उसकी तरफ बढ़ने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मच रिक्वायर्ड एफर्ट है। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी। आज की तारीख में बाकी मुल्कों के मुकाबले हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो गैप हमें कम करना होगा और ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जाना होगा, और ये उस दिशा में अच्छा कदम है। जानकारों की माने तो मौजूदा विधेयक के पारित होने से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि इससे निवेश का माहौल भी बदलेगा। किसी बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों के पैसे डूबने का खतरा कम होगा। दूसरी तरफ लोन के पैसे वसूलने में बैंक की सहूलियत भी बढ़ जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की कड़ी में इस विधेयक को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ बैंक के जो क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो है वो संतुलित रहता है, और अगर क्रेडिट रिजर्व रेशियो अगर संतुलित होगा और संतुलित रहेगा तो नेचुरल है कि बैंक के पास भी कैपेसिटी होगी ज़्यादा लोन देने के लिए, या फिर ज़्यादा लोन के बेहतरीन वे में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वो जब बेहतरीन वे में जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या फिर लोन देने का जब कैपेसिटी या फिर क्षमता जब बैंक की तरफ से बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली उसका सीधा सीधा इकोनॉमी पे असर पड़ता है। हालांकि तकनीकी मुद्दों पर जानकार इससे असहमति भी जता रहे हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई पार्टियों ने पेचीदा कानूनों का हवाला दिया और कहा कि जब तक इन कानूनों के बीच सही तालमेल नहीं होता, तब तक सुधार का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विशेष। आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।